मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्टनरशिप दैट इज रिजोल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो मेरे इस चैप्टर पे बेस्ड प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके बेसिस पे जो मैंने आपको होमवर्क दिया, मेक श्योर कि आप वो होमवर्क मेरे पास सेंड करें। मेरे पास कुछ ही बच्चों का होमवर्क आया है अभी तक, और इस वीडियो को देखने के बाद जो इस वीडियो का होमवर्क है और जो प्रीवियस वीडियोस का होमवर्क है वो आप लोग मेरे पास सेंड करेंगे। और इन केस अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग वो मुझसे लें। तो चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, उसको आज हम करेंगे। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ DGNT एज एट 29 Feb 2016। हमें बैलेंस शीट गिवन है बच्चे DGNT की। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है चैप्टर नंबर 5। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल, जीज लोन, आर्स लोन, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, कैपिटल है। उधर से बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग और जीज कैपिटल है। अब देखो मुझे कैपिटल्स में डी और टी की कैपिटल तो पॉजिटिव है, लेकिन जी की कैपिटल नेगेटिव है। मतलब फर्म ने जी से लेने, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट। फर्म डिसॉल्व हो गई है। जैसे ही ये वर्ड्स आते हैं डिसॉल्व हो गई है, इसका मतलब आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, इफ पॉसिबल पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैंक अकाउंट। कुछ डेटर से रिलेटेड हमें चीजें दे रहा है, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, आर का लोन, कंपेंसेशन और ये सब चीजें। लास्ट में बोल भी रहे प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सेक्शन। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन अप। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है हमारे पास। और सबसे पहले वी आर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको बुक वैल्यूज पे ट्रांसफर किया जाता है। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, जहाँ पे मैंने आपको नोट्स लिखवाए वहाँ पे जाके आप चेक करेंगे तो पॉइंट की मैंने आपको नोट्स में क्लियरली लिखवाया हुआ है कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं व्हिच आर realizable and payable, those are to be recorded in the realization account at book value। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले एसेट्स में बैंक। बैंक इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ एसेट, मतलब कैश बैलेंस। बैंक इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस, so this need not be recorded। मैंने आपको कुछ नोट्स लिखवाए हैं, वहाँ पे ये भी लिखवाया होगा कि बैंक और कैश को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। फिर डेटर्स, डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी realization account debit to debtors account rupees 30,000। then we have stock, furniture, land building, तो इनको भी ट्रांसफर करेंगे to stock, to furniture and to land and building। 20,000, 15,000 and 2,45,000। This all we have on the asset side। जीस कैपिटल तो बचे कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। फिर है हमारे पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनको भी लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी साइड में नहीं, you will be transferring these to the realization account, the entry for the same becomes liabilities account debit to realization। जो liabilities खत्म हो रही है तो डेबिट। therefore by creditors, by bills payable rupees 50 and 10,000। फिर है हमारे पास जीज लोन। जी देखो पार्टनर है क्या? yes, G is a partner, so we will have to prepare a separate account for this। we will have to prepare partners loan liability account। उसके बाद है आर्स लोन। अब बच्चे क्या गलती कर लेते हैं कि इन्होंने जी का लोन देखा तो ठीक है, ये तो पार्टनर है इसलिए नहीं बनाया। अब इन्होंने आर्स लोन देखा तो बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार आर भी पार्टनर है, उनको ध्यान ही नहीं रहता बच्चे। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट यू मेक। तो मेक श्योर कि पार्टनर्स का लोन लायबिलिटी अकाउंट अलग से बनता है,
जो आर है इज नॉट अ पार्टनर, तो पार्टनर नहीं है। यहाँ पे इनकेस अगर पार्टनर की वाइफ भी होती ना तो भी वो एक आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती, और क्योंकि आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती तो उसको हम यहाँ पे रिहाइश में ट्रांसफर करते। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको आर्स लोन को भी ट्रांसफर करेंगे। जी के लोन को ट्रांसफर नहीं करना, जी के लिए तो हम अलग से लोन लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे। आर का लोन है ₹12,000। इसके बाद बचे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है, वो हम देखते हैं अभी। इन केस अगर कुछ भी नहीं गिवन होगा तो आप WCR का वही ट्रीटमेंट करेंगे जो आप चैप्टर 3 और 4 में करते थे, मतलब डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में कह रहे हैं द फॉर्म वाज इज ओल्ड बाउंडेड एंड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, द फॉलोइंग टर्म। डेटर्स रियलाइज्ड 28,000, डेटर्स से हमें 28,000 रुपीज रिकवर हो रहे हैं। तो जो भी पैसा रिकवर हो रहा है वो एंट्री पास होनी बची है रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेजर कॉस्टिंग फॉर द सेम शैल बी, एक तो लाइन छोड़ देना मुझे यहाँ पे, और आइटम रह जाएगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। डेटर्स से कितना रियलाइज हो गया, ₹28,000। इसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को 10% के डिस्काउंट पे करना है। इनकेस अगर नहीं बोलता तो नोट्स देखिए, मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, वहां पे आपको लिखवाया होगा in case nothing is specified about the payment of liabilities, तो liabilities को पे ऑफ कर दिया जाता है at their book values only। तो यहाँ पे तो इसने बोल दिया कि 10% के डिस्काउंट पे करना है, पे करना है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर, डिटेल बना दो इंटरनल कॉलम में। क्रेडिटर्स की वैल्यू 50,000, 10% का डिस्काउंट है तो 5,000 का डिस्काउंट हो गया, तो हमें पे करना है 45,000। बिल से 10,000 के हैं, 10% का डिस्काउंट है तो 1,000 का डिस्काउंट आ गया, तो हमें पे करना है 9,000। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी, टी इज वन ऑफ द पार्टनर्स, यू नो, स्टॉक इज टेकन ओवर बाय टी फॉर ₹15,000 एंड फर्नीचर वाज सोल्ड टू एन फॉर ₹12,000। देखो जी, टी तो एक पार्टनर है, जो भी तीन पार्टनर्स है डी जी एन टी, लेकिन एन कोई पार्टनर नहीं है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अब क्योंकि पार्टनर है, अगर मार्केट में बेचते तो एंट्री करते बैंक टू रियलाइजेशन। अब मार्केट में तो बेच नहीं रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो, तो बैंक को रिप्लेस कर दो टी की कैपिटल से। देयरफॉर एंट्री क्या हो जाएगी, टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस चीज के लिए, स्टॉक के लिए। देयरफॉर थोड़ा स्पेस यहाँ पे छोड़ देना बच्चे, क्योंकि हो सकता है कोई और एसेट को बैंक में बेचे। तो बाय टी इज कैपिटल अकाउंट, दिस इज फॉर स्टॉक, दिस इज फॉर स्टॉक। कितने का स्टॉक बेचा आपने टी को, 15,000। और फर्नीचर बेचे एन को, एन तो यार कोई भी पर्सन है, पार्टनर थोड़े ना। फर्नीचर एन को बेच दिया, एन को बेचा हुआ तो भैया हमारी हालत तो वैसे ही खस्ता है, फोन तो वैसे ही बंद हो रही है। ऐसा थोड़ी ना हो कि हम एन को ये उधार पे बेच रहे हैं। तो ये बोलेंगे कि एन को लेना तो ले, नहीं तो मैं और किसी को ये मार्केट में, नहीं तो मैं और किसी को मार्केट में जाके सेल कराता हूँ। ठीक है, तो एन को बेच दिया यार, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या चीज बेचा हमने एन को, फर्नीचर, मींस 12,000। नेक्स्ट वी हैव लैंड बिल्डिंग को सॉल्व फॉर 280। ये लो जी, इसको भी बेच दिया लैंड एंड बिल्डिंग को फॉर ₹2,80,000। ठीक है, ₹2,80,000। इसके बाद है हमारे पास आर्स लोन वाज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। स्पेसिफिकली बोल रहा है आर का लोन पे कर दिया यार, अगर ना भी बोलता तो भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, क्योंकि ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है तो इसको वैसे ही बैंक से तो पे करना ही था। एंट्री हो जाती टू बैंक
इंटरनल डिटेल में ले देते आर्स लोन अकाउंट कितने का आर लोन 12,000 का। इसके बाद है हमारे पास there was an unrecorded asset of rupees 1,50,000 which was sold for 1 lakh। यानी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है बुक्स में, हमारे बुक्स में नहीं है, वैसे फॉर्म में पड़ी है लेकिन उसको हमने बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो है। बुक्स में तो उसकी वैल्यू जीरो होगी ना यार, चाहे कितने की भी हो, एक्चुअल में कितने की भी हो, लेकिन बुक्स में नहीं है तो हमारी बुक्स के हिसाब से तो उसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो उसको हमने मार्केट में सेल कर दिया 1 लाख में, चाहे वो 1 करोड़ की है, चाहे वो 50 लाख की है, चाहे वो 10 रुपए की है, या चाहे वो 1,000 रुपए, उसको बेच के जितना रुपए आ रहा है हमने उससे एंट्री कर ली। उसको बेच के जितने पैसे आ रहे हैं वो हमने एंट्री करनी है, और पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं यहाँ पे एक और एंट्री कर रहा हूँ बच्चे बाय बैंक की, आप लोग इसके साथ ही मैच कर सकते हैं, चाहे इसके साथ टोटल करके लिख देना, मेरे पास यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे बैंक की एक अलग से एंट्री। दिस इज फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट। कितने में बेचा आपने अनरिकॉर्डेड एसेट को, 1 लाख रुपीज। 1,50,000 का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, 1,50,000 का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, हमने उसको 1 लाख में भेजा तो 1 लाख से रिकॉर्ड कर दिया। कंपेंसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 20,000। ये लो एंट्री आ गई। रिजर्व्स देखो हमारे पास कितने के हैं, रिजर्व्स है 26,000 के, जिसमें से हमको एक क्लेम पे करना है 20,000 का। तो क्लेम पे करने तो बच्चे उसके अगेंस्ट एक लायबिलिटी बनाओ, फिर उसको पेमेंट करो। जहाँ पे नोट्स लिखे हो वहां पे एक नोट और लिखो। If the claim is to be paid to workmen, if the claim is to be paid to workmen, then workmen compensation reserve, then workmen compensation reserve will be transferred to realization account to the extent of claim. If, repeat कर रहा हूँ, if there is a claim against workmen, then workmen compensation reserve shall be transferred to realization account to the extent of claim and then paid off. इसका मतलब ये है कि बच्चे हमारे पास 26,000 के रिजर्व पड़े हैं और क्लेम देना सिर्फ 20,000 का। तो रियलाइजेशन में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 20,000 का ट्रांसफर करो और 20,000 का ही पे कर दो, यानी 2 बैंक कर दो 20,000 क्रॉस एंट्री होगी। तो रिजर्व में बाकी कितने रुपए रह गए, 6,000 रुपए रह गए, वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट शैल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दिस इज ओके। ठीक है, इसके बाद बस ये हो गया। तो रिलेशन अकाउंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक चीज चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है, मैंने आपको नोट लिखवाया था कि भैया लायबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे पे ऑफ कर दिया जाता है इनकेस अगर उनके बारे में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो देख लेते हैं क्या सभी लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट हो चुका है, नहीं हुआ तो फिर उसको बुक वैल्यू पे करेंगे। एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा हो तो कोई बात नहीं, वो तो हमने वैसे भी छोड़ने था क्योंकि जीरो मांगते। एसेट्स का झंझट नहीं है साहब, लायबिलिटीज का। क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कर दिया, बिल्स पेबल का ट्रीटमेंट कर दिया, आर के लोन का ट्रीटमेंट कर दिया, और कोई लायबिलिटी नहीं। ठीक है, तो नाउ वी कैन शट दिस अकाउंट। अकाउंट को क्लोज करने से पहले इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख लेना, कहीं भूल मत जाना। 28 + 12 40 + 280 दैट इज 3 लाख 20,000। ऐसे ही इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख लेना, 45 + 9 54 + 12 66 + 20 86,000। तो अकॉर्डिंगली जब आप इसको मैच करेंगे तो यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 131। प्रॉफिट्स आ रहे हैं बच्चे,
है। तो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो प्रॉफिट्स 131,000 के। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डी जी एंड टी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उनका पीएसआर आई थिंक गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो द पीएसआर शेल बिकम 1:1:1। बोले 31,000 इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, बच्चे यहाँ पे आ जाएगा उनका पर्टिकुलर शेयर आएगा 43,000 रहेगा। इसके बाद पार्टनर्स कौन अकाउंट बना रहे हैं, हालांकि हमसे पूछा नहीं हुआ लेकिन फिर भी बना देते हैं क्योंकि उसका क्रॉस इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। कैसे? पार्टनर का लोन कौन सा, आई थिंक जी ने लोन प्रोवाइड किया फॉर्म को। यस, जी हैज प्रोवाइडेड अ लोन टू द फॉर्म फॉर ₹8,000। देयरफॉर जी इज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट लाइबिलिटी है फॉर्म के लिए, लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। देयरफॉर बाय बैलेंस नोट डाउन ₹8,000 पे ऑफ करेंगे टू बैंक ₹8,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, डी जी एंड टी। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आप, डीजीएमटी है डीटीएमटी है, ओके डीजीएमटी है। इसके हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं, डी और टी का तो क्रेडिट साइड में है, तो इनका आ जाएगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ₹1 लाख और 1,50,000। जी का जो बैलेंस है वो एसेट साइड में है तो उसका डेबिट साइड में आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन रुपीज हमें गिवन है जी का 20,000। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में दे रखी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। जी का कैपिटल बैलेंस एसेट साइड में दे रखा है तो जी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे डेबिट साइड है उधर जाके क्रेडिट। फिर बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट ₹43,333 ईच। ये प्रॉफिट्स हमने ट्रांसफर कर दिया है। दिस कमिंग टू बचे 43,667 ना। अच्छा, राइटिंग से उसको देख लेना मेरे को। आई एम बेसिकली टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट, जो फिगर्स में हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है वो आप इतने समझदार हैं कि आप उसको टैकल कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे पूछ लिया करें। अच्छा, उसके बाद रिलेशन से क्रॉस इफेक्ट कर दीजिए। क्रॉस एंट्रीज क्या पूछे, यहाँ पे और कोई क्रॉस एंट्री नहीं हो रही है कैपिटल में, इस केस में टी इज कैपिटल की हुई है, तो टी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹15,000, ठीक है। वर्कमैन कंपनी। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। क्या बैलेंस शीट में ऐसी कुछ चीजें जो डायरेक्टली पार्टनर्स में ट्रांसफर करनी है? बैलेंस शीट जब हमने चेक की तो हमारे पास देखो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल जी फ्रॉम आर फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन जो 26,000 का है, 20,000 हमने ट्रांसफर कर दिया था तो 6,000 रहेगा, 6,000 पार्टनर्स में बाहर बाय वर्कमैन कंपनसेशन जो 6,000 इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, ठीक है। एसेट साइड में आ जाओ, एसेट साइड में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वी आर डन विद ऑल द एंट्रीज, जो भी एंट्रीज करनी थी हमने पार्टनर्स कैपिटल में कर दी है। इनका क्लोजिंग बैलेंस, अब इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्म बंद हो रही है
तो इनका जो भी हिसाब किताब बनता है वो इनको या तो पे कर दो या फिर उनसे मंगवा। तो अगर हम यहाँ पे देखें डी के केस में देखें तो वी विल हैव टू पे टू डी, तो आ जाएगा विजिट टू बैंक अकाउंट। आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, इन सबका प्लस करके -10, डी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1,45,666। टी का भी निकालेंगे तो टी का भी क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा बैंक अकाउंट में, और जी का भी वही इस साइड आएगा। ठीक है, तो देखो क्या केस बन गया, जी का ओपनिंग बैलेंस भी इसी साइड था और क्लोजिंग बैलेंस भी आते आते इस साइड। तो कोई बात नहीं, टू बैंक तीनों को पे कर दिया। अब बैंक अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट जब बनाएंगे तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। तो बैंक अकाउंट अगर टैली कर गया, दोनों साइड इक्वल हो गई विदाउट एनी क्लोजिंग बैलेंस, तो हमारा सम अरिथमेटिकली सही होगा। और बैंक अकाउंट आपको +1 से आता है, बहुत ही ईजी है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखिए क्या है हमारे पास, 26,000 है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। उसके बाद बैंक अकाउंट सबसे इजी अकाउंट है क्योंकि इसमें बस क्रॉस पोस्टिंग देखनी होती है। यहाँ से क्रॉस पोस्टिंग देखिए, रियलाइजेशन टू बैंक है 86, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन आएगा 86। ठीक है, बाय रियलाइजेशन 86। यहाँ पे बैंक टू रियलाइजेशन है 320, तो टू रियलाइजेशन आ जाएगा 3,20,000। इसके बाद G2 बैंक है तो बाय जी लोन आ जाएगा 8,000। इसके बाद यहाँ से क्रॉस एंट्री के D's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, G's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, T's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय D's कैपिटल अकाउंट, बाय G's कैपिटल अकाउंट, बाय D's कैपिटल अकाउंट। जब आप इसको मैच करेंगे तो आपका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, यू विल बी टेलिंग योर बैंक अकाउंट। ठीक है, अकॉर्डिंगली जी मैं प्रैक्टिस करवाई जा रहा हूँ, मेरे सिर्फ प्रैक्टिस करवाने से कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप लोग इन सबको ट्राई करें। और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, और अच्छी बात क्या है कि इस चैप्टर की वेटेज आपके एग्जाम में 6 to 10 मार्क्स की रहती है। तो आई अर्ज यू ऑल टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एक बार आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना सीख गए, इन अकाउंट्स को करना सीख गए, तो जनरल एंट्रीज को आप बहुत अच्छे से करते हैं। On the basis of this, you have to attempt illustration number 10. अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन बोथ आर लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, तो इसको बैंक में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मत लिख देना। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी है तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और फिर इसको पे ऑफ करेंगे। ऐसे ही बैंक लोन है, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे फिर पे ऑफ करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12 एंड 13। आपकी प्रैक्टिस की इलस्ट्रेशन से बचे, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तो उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, फिर भी अगर नहीं करते हैं तो दिस इज रियली पेनफुल। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू देन, ओके।